नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से जो है आप डेली पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ साथ कोशिश करिए कि आपके कोई भी सिंगल जो है सेशन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दिया है। तो भारत ने किस देश के साथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग किया है। ठीक है, जनरली देखिए सेमीकंडक्टर का नाम आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि चलिए भाई अमेरिका के साथ क्या होगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर इस बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान के साथ किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और जापान के जो अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच में, ठीक है, जुलाई 2023 में एक समझौता ज्ञापन हुआ था दोस्तों। ठीक है, जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, उस पे जो है एक तरीके से ये जो समझौता हुआ था इसकी मंजूरी जो है कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए ठीक है, हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन से अवगत कराया गया है। तो किसे कराया गया दोस्तों? यहाँ पे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है। ठीक है, तो ये जो समझौता दोस्तों हुआ था ये जुलाई 2023 में हुआ था, जिसको जो है भी मंजूरी दी गई है। ये जो समझौता हुआ था इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्योग और डिजिटल प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करने की दिशा में भारत जापान के बीच में सहयोग को मजबूत बनाना। जैसा कि दोस्तों आज का डिजिटल युग है और जिस यहाँ पे जो है उद्योगों में साथ ही साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी की उन्नति में सेमीकंडक्टर का अपना एक महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसी के आपूर्ति के लिए, ठीक है, उस आपूर्ति को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए ये जो है समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ है। इससे दोनों पक्ष में हस्ताक्षर की जो तारीख है, जो समझौता है, ठीक है, ये जो जिस तारीख से दोनों पक्षों ने जो हस्ताक्षर किया था यानी कि भारत और जापान ने, ठीक है, उसी तारीख से ये प्रभावी होगा। और ये कब तक चलेगा दोस्तों? 5 साल की अवधि तक के लिए ये लागू रहेगा। लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने, पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के अवसरों पर, ठीक है, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस दोनों तरह के जो है द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति, ठीक है, श्रृंखला के लिए किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षर भारत ने किसके साथ किया? तो जापान के साथ किया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून किस देश द्वारा जो है नाम दिया गया है? तो देखिए ये बंगाल की खाड़ी में उठा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि भाई हामून जो हाल फिलहाल में चक्रवाती तूफान था वो कहाँ पे उठा था? अरब सागर में उठा था या फिर बे ऑफ बंगाल में उठा था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठा था। इसको नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ईरान के द्वारा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान उठा है दोस्तों हामून, इसका जो नामकरण किया गया है वो ईरान के द्वारा किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा हिंद महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को 13 सदस्य देशों द्वारा क्रमिक रूप से जो है नाम दिया जाता है। देखना भी हिंद महासागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो हिंद महासागर से लगे हुए जितने भी देश हैं उनके द्वारा क्रमिक यानी कि एक के बाद एक करके ये नाम दिया जाता है। तो इस बार ईरान का जो था नंबर था ये नाम देने का, तो हामून जो नाम दिया गया वो ईरान के द्वारा दिया गया। हामून की बात करें दोस्तों, ये एक फारसी शब्द है और इसका मतलब है अस्थायी रेगिस्तानी झील। ठीक है, जिसे दलदली भूमि कहते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक है, हामून बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक आयोजित की गई? तो वनों पर जो है संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक आयोजित की गई, किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है लगभग 26 से लेकर के 28 अक्टूबर तक, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो देहरादून में स्थित है, वहां पे जो है संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के रूप में एक देश नेतृत्व पहल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, ये देहरादून में है। साथ ही साथ यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये दोनों मिल करके, ठीक है, यहाँ पे जो है एक देश नेतृत्व पहल कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगर हम बात करें तो ये जो पहल है वो किसके द्वारा भारत में, जो नोडल एजेंसी कौन इस पहल की, तो ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है वो इस पहल की, ठीक है, नोडल एजेंसी है। पर्यावरण वन और इस पर मंत्रालय की बात करें, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके अनुसार देखा जाए तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम जो है वो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ध्यान रखिएगा, वनों पर जो संयुक्त राष्ट्र फोरम की एक बैठक हुई, एक पहल हुई है, देखा कहाँ पे हुआ है, देहरादून में हुआ है। और अगर हम बात करें कि ये करता क्या है, ठीक है, वनों पर जो संयुक्त राष्ट्र फोरम है ये बेसिकली किस उद्देश्य से बनाया गया, तो ये वनों का प्रबंधन करता है, सभी प्रकार के वनों, ध्यान रखिएगा ये भी कि सभी प्रकार के वनों का, ठीक है, प्रबंधन करता है, उनको मैनेज करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करता है, उनका योगदान देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये जो देश नेतृत्व पहल है इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, एक तो सतत वन प्रबंधन है और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के क्रियान्वयन के प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र वन मंच की चर्चा में क्या करना है, योगदान देना है। तो ठीक है, वनों के प्रबंधन को लेकर के, वनों के सतत विकास को लेकर के एक तरीके से जो चर्चा की जाती है वो एक तरीके से इसी मंच के तहत किया जाता है। ये मंच जो है उन महत्वपूर्ण चर्चाओं को, ठीक है, एक रास्ता देता है। इन प्रस्तावों में देखा जाए क्या है, देखा जाए, देखिए यहाँ पे जो है 2024 की बात करें दोस्तों, मई 2024 में जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में, वहां पे ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र जो है वो आयोजित होने वाला है। तो जो है इस प्रस्ताव में देखा जाएगी, जो इस पहल के दौरान जो प्रस्ताव पारित किया गया उस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। कहाँ पे की जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा जो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट है उसका 19वां सत्र आयोजित होने वाला न्यूयॉर्क में 2024 में, वहां पे चर्चा की जाएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा पहली जो है राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को अपनाया था वनों के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना जो अपनाई गई वो कब तक है, तो ध्यान रखिएगा 2017 से लेकर के 2030 तक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में 2015 से 2030 तक, और जनरली लोग सोचेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो है ये है लक्ष्य है, तो इसी को हम मार्क कर दे तो ये गलत होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना है जो अपनाई गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, वो 2017 से 2030 से स्टार्ट कर लीजिएगा। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ साथ कुछ अन्य बात भी कर लेते हैं जो अदर स्टेट से भी संबंधित है। देखिए देश का पहला जो है इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। किसने लॉन्च किया, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो सरकार है उसने युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया। एशिया के सबसे बड़े 4 यानी कि 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, उत्तराखंड में किया गया। राज्य में, ठीक है, यहाँ पे जो है भारत की पहली हरित सौर, यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए, भारत, ठीक है, भारत की पहली हरित सौर पैनल, ठीक है, सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण करने की घोषणा की गई है। कहाँ किया गया दोस्तों, ये भी उत्तराखंड में ही किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखिएगा, टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पे उत्तराखंड में ही किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, ये भी देखिए उत्तराखंड में स्थित है। आइए देखते हैं क्यों ये चर्चा में। देखिए उत्तराखंड में कुछ दिन पहले जो है उत्तराखंड का दौरा किया था दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो इसी दौरान उन्होंने, ठीक है, उत्तराखंड की एक मंदिर है वहां पे इन्होंने दर्शन किया था, ठीक है, जिसका नाम, ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में, ठीक है, पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर के दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद इन्होंने लोगों से बोला कि यहाँ पे जो है योग स्थान जो है अब देखने लायक योग स्थान है जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए, ठीक है, पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर का दर्शन किया, ठीक है। अगर हम बात करें जो यहाँ पे अल्मोड़ा जिला है वहीं पर, ठीक है, जो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला है वहीं पर ये जागेश्वर मंदिर है ये, और ये 100 से अधिक पत्थरों के द्वारा ये निर्मित मंदिर है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की,
तहत इस मंदिर को संरक्षित किया जा रहा है। और ये विरासत स्थल जो है ये मंदिर परिसर में लगभग 125 मंदिर हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह लगभग देखिए 174 मूर्तियां भी इसमें, जो भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां, ठीक है। और इन मंदिरों की जो दीवारें हैं, जो स्तंभ है, उनमें 25 से अधिक जो है शिलालेख पाए गए और इन्हीं से अनुमान लगाया जाता है कि ये मंदिर बहुत साल पुरानी है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देखा जाए तो यह अनुमान है कि ये मंदिर लगभग देखा जाए तो 2500 यानी कि 2500 साल पुराने हैं। और ये कब का, पोस्ट जो गुप्ता पीरियड है या फिर पूर्व मध्यकालीन युग के ये सब मंदिर हैं। इनका अधिकांश जो निर्माण हुआ है और जीर्णोद्धार हुआ है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलत्यूरी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जागेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसी के साथ साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों? किसने किया है? तो गैलन मैक्सवेल ने किया, ठीक है, गैलन मैक्सवेल ने किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं दोस्तों, गैलन मैक्सवेल। इन्होंने जो है टूर्नामेंट 2023 के संस्करण में, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, ठीक है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों एडन मार्कन थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और ठीक है, इन्होंने जो है एक तरीके से ये जो ऑस्ट्रेलिया के गैलन मैक्सवेल है, इन्होंने, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के एडन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों में अपना जो शतक पूरा किया था, ठीक है, ये इन्होंने किया है, मात्र 40 गेंदों में ही इन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अन्य बात भी कर लेते हैं। देखिए, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया, चुनाव किया गया, किसको दोस्तों? तो ये मुंबई के पूर्व कप्तान है और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है, ठीक है, अमोल मजूमदार। इनको जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। अगर आपको पता है बीसीसीआई के सचिव वर्तमान में कौन है? जय शाह है। उन्होंने बताया कि आधुनिक क्रिकेट की जानकारी होने से, ठीक है, इन्हें जो है, यानी कि अमोल मजूमदार है, इनको आधुनिक क्रिकेट का जानकारी है और इस पद के लिए, जिस कारण से जो है इन्हें इस पद के लिए प्राथमिकता दी गई। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है दोस्तों? अमोल मजूमदार है। अब आप मुझे बताइए कि पुरुष महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है, ठीक है, क्योंकि चर्चा में भी वर्ल्ड कप चल रहा है। तो यहाँ पे जो है पुरुष क्रिकेट, माफ करिएगा, पुरुष क्रिकेट जो है टीम का, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसका जो है कोच कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2024 में किस शहर में ई प्रिक्स फार्मूला का आयोजन किया जाएगा? 2024 में किया जाएगा, चलिए आपको मैं हिंट करती हूँ, जहां इस साल जो है ई प्रिक्स फार्मूला का आयोजन किया गया, वहीं पे जो है अगले साल 2024 में भी ई प्रिक्स फार्मूला का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। तो हाल ही में घोषणा किया गया है कि भैया 2024 में जो है ई प्रिक्स जो है ई प्रिक्स फार्मूला का जो आयोजन किया जाएगा वो हैदराबाद में किया जाएगा। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डील ऑटोमोबाइल के द्वारा ये किया गया है और ये दूसरी बार होगा जब हैदराबाद में जो है ये ई प्रिक्स का आयोजन किया जाएगा। और ये सीजन कौन सा होगा दोस्तों? 10वां सीजन होगा, 9वां सीजन, ठीक है, 9वां सीजन इसके पहले था और ये 2024 में जो होगा वो 10वां सीजन होगा जिसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। इससे पूर्व देखिए 2022 में की बात करें तो हैदराबाद में जो है ई प्रिक्स फार्मूला का आयोजन किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्य जो अन्य शहरों से भी संबंधित है, जैसे कि फरवरी 2023 में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। देश का पहला यूनिट मॉल स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? उज्जैन में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है। वहीं भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कब विश्व पोलियो दिवस मनाया गया दोस्तों? तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 24 अक्टूबर को। जिस दिन हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाए उसी दिन हम लोग ने जो है 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो हर साल देखा जाए दोस्तों जो है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस जो बात करें, ये पोलियो मुक्त विश्व की दिशा में वैश्विक प्रयासों को उजागर करने, जो विश्व का प्रयास है कि कोई भी जो है पोलियो से ग्रसित न रहे, यानी कि विश्व जो है वो पोलियो मुक्त रहे, इस दिशा में जो प्रयास करते हैं। पोलियो के खिलाफ जो लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनका जो योगदान है, उनके योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट है इस दिवस की थीम क्या है इस साल विश्व पोलियो दिवस की, देखिए विषय क्या है, तो माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, यानी कि इस वर्ष का जो थीम है वो माताओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी, तो 2002 से जो है ये दिवस जो है मनाया जा रहा है।
यहाँ पे हम बात करते हैं इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो 1985 में, ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो के लिए पहला टीका बनाने के अनुसंधान, जो एक देखिए यहाँ पे जो एक पोलियो के लिए जो पहला टीका बनाने की एक अनुसंधान टीम थी, जिसका जो नेतृत्व करता थे दोस्तों, जो प्रमुख चिकित्सक शोधकर्ता थे, जिनका नाम है जोनास शाल, ठीक है, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जो है विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो है टीका, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था, तो अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। ठीक है, 62 में बनाया था, 1962 में। वहीं पे हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे जो है भारत की बात करें दोस्तों, भारत जो है वो पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया है। तो 13 जनवरी को भारत ने पोलियो मुक्त होने के 12 वर्ष पूरे किए जाने पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी माना जाता है। भारत जो है कि पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? 2014 में। ये भी ध्यान रखिएगा, 2014 में भारत जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। क्योंकि ध्यान रखिएगा 2011 से देखा जाए जो अंतिम पोलियो का केस आया था वो 2011 में आया था। और 3 साल तक दोस्तों, अगर देखिए अंतिम केस आया उसके बाद 3 साल तक कोई केस नहीं आएगा तो आप उस किसी बीमारी से पोलियो मुक्त हो जाएंगे। बाद में जो अंतिम पोलियो का केस आया था दोस्तों वो 2011 में आया था। उसके बाद 3 साल तक जो है कोई केस नहीं आया। उसके बाद 2014 में भारत जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। वर्तमान में देखिए कौन से देश है जो पोलियो से ग्रसित है। यहाँ पे देखिए जो पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, वहां पोलियो वायरस के दोबारा जो है प्रवेश को रोकने के लिए वो सतर्क है। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान अभी भी पोलियो से ग्रसित देश है। ठीक है, पोलियो मुक्त नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछा गया आपके। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया। अगला है, निम्न में से किस शहर में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो आदि महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री दोस्तों अर्जुन मुंडा, उन्होंने अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद में। किसके द्वारा किया गया? जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। ठीक है, यहाँ पे जो आदि महोत्सव, ध्यान रखिएगा, आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का जो केंद्रीय उद्घाटन किया गया, जो उद्घाटन किया गया केंद्रीय जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं, ठीक है, अर्जुन मुंडा ने किया, वही जो बताया जा रहा है। और इसका जो आयोजन किया गया ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद यानी कि ट्राइफेड। ट्राइफेड के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज्यादा ये ट्राइफेड यानी कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है, इसके द्वारा जो इसका आयोजन किया गया और ये 25 अक्टूबर को शुरू हुआ। ये 3 नवंबर तक जो है अहमदाबाद के हॉट वस्त्रपुर में, ठीक है, वस्त्रपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन के दौरान देखा जाए 100 से अधिक जो स्टॉल भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल, पाक कलात्मक और आर्थिक प्रयासों का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो एक संगठन है दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ठीक है, तो ट्राइफेड किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से आदिवासी हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों के विकास और विपणन में लगा हुआ है। अगर ये देखिए इसका जो है, इसको बनाया कब गया? तो 1987 में अस्तित्व में आया था। और ये किसके तहत पंजीकृत हुआ था? तो ये बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसमें आगे चल करके संशोधन हुआ था, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत ये पंजीकृत है। ठीक है, तो ये अस्तित्व में कब आया? 1987 में। ये पंजीकृत ट्राइफेड किसके साथ है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्राइफेड ये है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984, जिसमें आगे चल करके बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम कर दिया गया था 2000 में। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली। ट्राइफेड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, नीलवंडे बांध किस राज्य में स्थित है? तो नीलवंडे बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा पे थे। ठीक है, और इस दौरान उन्होंने, ठीक है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दोस्तों शिरडी है, वहां पे पहुंचे। वहां पे चूंकि साई बाबा है, साई बाबा का मंदिर है, ठीक है, वहां पे इन्होंने पूजा अर्चना की। और इसी दौरान जो है इन्होंने नीलवंडे बांध का जल पूजन भी किया। तो इसलिए नीलवंडे बांध चर्चा में आ जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल गैस जैसे जो क्षेत्र हैं, लगभग उन क्षेत्रों में लगभग देखा जाए 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी उनकी। उन्होंने, ठीक है, नमो शेतकारी ठीक है, सम्मान निधि योजना लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना कहाँ पे लॉन्च किया, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो योजना है वो योजना कौन लाभान्वित होगा, इस योजना का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित है उनको होगा। और इसमें जो है उन्हें प्रति वर्ष लगभग 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यहाँ पे जो है नील वनडे बांध को 2 संबद्ध गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो अगर नील वनडे बांध की बात करें तो ये 2 संबद्ध गुरुत्वाकर्षण बांध है और ये महाराष्ट्र में स्थित है, जहां का ठीक है जल पूजन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इस कारण से ये चर्चा में आ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक योजना आ गया, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये सब जो आ गया, ये सब प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तैयारी करिए, जब भी नोट्स बनाए थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लीजिए, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगले और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन किया गया। तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो आयोजन किया गया वो सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर इस बी है। तो यहाँ पे सऊदी अरब में जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन किया गया और ये जो आयोजन हुआ है दोस्तों, ये इनिशिएटिव जो है ये सऊदी अरब की जो राजधानी दोस्तों रियाद, वहां पे आयोजित किया गया। और ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है इस साल का ये 7वां संस्करण था और इसकी थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट है इस इनिशिएटिव की, द न्यू कंपास इसकी थीम थी। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया इस इनिशिएटिव में, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ पे जो है यह इनिशिएटिव की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्थिरता पर आधारित था। ठीक है, अगर हम भारत और सऊदी अरब की बात करें दोस्तों तो इनके बीच में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है दोस्तों अप्रैल 2000 से लेकर के 2023 के बीच में सऊदी अरब से। ठीक है, भारत को सऊदी अरब से कितना जो है एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो $3.22 अरब का एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें 10 MCQ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार ग्रहण किया, किसने किया, एयर मार्शल साधना सक्सेना ने। IIT के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% शिक्षक वैज्ञानिकों में शामिल हुए, किस IIT के, तो IIT पलक्कड़ के। ठीक है, लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, किसे किया, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया, किसे किया, राजकुमार राव को किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।